आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव के बीच आम लोगों में चीन को लेकर गुस्सा है। लोग चीनी सामानों और मोबाइल एप्लीकेशंस के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि हमारे निजी जिंदगी में चीनी सामानों का कितना दखल है। सुई से लेकर दिवाली की लड़ी तक और मोबाइल से लेकर टेलीविजन तक अधिकतर चीनी। और चीनी सामानों का ये फैलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अधिकतर जगहों पर है। भारत के 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में 18 में चीन का निवेश है। तो क्या आज के समय में जहां अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई हैं, ओपन मार्केट पॉलिसी है, कितना संभव है चीनी चीजों का बहिष्कार? नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चीनी सामानों का बहिष्कार मौजूदा दौर में कितना संभव है और सरकारों के पास क्या विकल्प हैं चीन पर या चीनी सामानों पर नकेल कसने के लिए। इसी को समझाने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। अंशुमान सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, इसे धरातल पर आने में, उतरने में कितना वक्त लगेगा? क्या ये संभव है? चीन के बहिष्कार का जो पूरा आह्वान या जो बार बार हम आने पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, उसमें वास्तविकता कम है और पाखंड ज्यादा है, कभी उत्साह बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज तो ये कि किसी भी उत्पाद का बहिष्कार या किसी उत्पाद को खरीदना ना खरीदना आम लोगों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार उस उत्पाद को देश में आने देना या बिकने देना चाहती है कि नहीं। और इस स्थिति में सरकार अभी किसी भी तरह से इतने सारे तनाव के बाद भी सरकार ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ऐसा कभी नहीं कहा है कि वो चीन से आने वाले उत्पादों को भारत में बिकने नहीं देगी। सरकार के पास किसी भी उत्पाद को भारत में ना आने देने, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देने, उसे नेगेटिव लिस्ट में डाल देने, इस तरीके के तमाम उपाय होते हैं जिनके जरिए अगर वह चाहे तो किसी भी देश से आने वाले उत्पाद को रोक सकती है। WTO के तहत भी बहुत सारे प्रोविजन है। किसी देश के बाजार में कोई देश बहुत ज्यादा उत्पाद डंप करता है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उसे महंगा करने का प्रावधान भी उपलब्ध है। तो वस्तु स्थिति ये है। अब दूसरी बात ये कि जो बहिष्कार के आह्वान किए जाते हैं उनकी सच्चाई क्या है। ज्यादातर बहिष्कार के आह्वान उत्साह में आते हैं, ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जो अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं पर पर्दा डालकर कुछ दूसरी बात बताना चाहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुली है। चीन ने बड़े पैमाने पर इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निवेश कर रखा है। आपकी किसी भी अर्थव्यवस्था में चीजों का आयात, सेवाओं का आयात तब होता है जब अर्थव्यवस्था में वो चीजें उपलब्ध नहीं होती या वो महंगी होती हैं, बनती नहीं है। भारत में अच्छे मोबाइल फोन नहीं बनते, इसलिए पहले यूरोप की कंपनियां बेचती थी या चीन की कंपनियां बेच रही हैं, और उन्हीं चीन की कंपनियों को सरकार ने बुलाकर उनके हाथ में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की सफलता का झंडा पकड़ाया है, क्योंकि भारत से वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाकर निर्यात करती हैं और अभी कुछ दिनों तक वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक सफलता की गारंटी थे। यही परिस्थिति बहुत सारे अन्य उत्पादों के बारे में है। जैसे स्टार्टअप स्पेस में देख लिया जाए तो पिछले एक साल में 54 बार भारतीय स्टार्टअप्स में चीन की पूंजी लगी, चाहे वो टेंसेंट हो या अलीबाबा हो या Xiaomi हो। ये सारी बड़ी जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, उन्होंने भारत के टॉप स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रखी है, और वो इसलिए कर रखी है क्योंकि भारत में वो पूंजी उपलब्ध नहीं है जो स्टार्टअप्स को दी जा सके। तो व्यवहारिकता के स्तर पर बहिष्कार करने के लिए सरकार की मदद जरूरत है, और सरकार अगर वास्तविकता में चाहती है कि भारत में चीनी कंपनियों की या चीनी सामान ना बिके, तो इसकी नीति सरकार को तय करनी होगी कि वो चीनी सामानों को भारत आने देना चाहती है कि नहीं आने देना चाहती। इस बहिष्कार के बीच में भी इस तरीके की खबरें आई कि एक चीनी कंपनी ने अपना टीवी लॉन्च किया और उसके लाखों से मिनटों में बिक गए। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो राजनीतिक रूप से भावनाओं को उत्तेजित करने या राजनीतिक रूप से चीजों को, अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और अर्थव्यवस्था की वास्तविकताएं उससे बिल्कुल फर्क होती है। क्या कोई तरीका है जिससे इस पे नकेल कसा जा सकता है? कोई उपाय है? नकेल कसने का काम सरकार कर सकती है, पर उसकी अपनी कीमत है। भारत बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बनाता है। दुनिया में बहुत सारे देश बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बनाते हैं जो बहुत सारे देश बनाते हैं, और बहुत सारे देश उससे मंगाते हैं।
यदि कल आप अरब के साथ आपके संबंध खराब हो तो क्या तेल का आयात आप रोक देंगे? तो ये सरकार को तय करना होता है कि सरकार की नीतियां तय करती हैं कि हम कौन सी चीजें नहीं बनाते, उनकी जरूरत या हम बना सकते हैं कि नहीं। हम वही चीजें तो आयात करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं बनती हैं या हमारे यहाँ बहुत महंगी हैं। तो हम नहीं बनाते हैं मोबाइल फोन, या हम नहीं बनाते हैं सेमीकंडक्टर, या हमारे यहाँ उतने सस्ते सस्ते खिलौने नहीं बनते हैं, या उतने सस्ती जूते या चीन से आयात होने वाला सामान नहीं बनता है, तभी हम उसका आयात करते हैं। तो इसका तरीका यह है कि भारत में उसे उतना सस्ता बनने की सुविधा दी जाए, उसके ऊपर टैक्सेस कम किए जाएं, उन कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को उसको में आगे आने के लिए तैयार किया जाए। ये परिस्थिति हो सकती है, उसके जरिए आप लोगों को उसका वैकल्पिक उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। फिर इसके बाद भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की कुछ बड़ी सच्चाइयां हैं। पूरी दुनिया में कुछ चीजें कुछ ही देशों में बनती हैं और दुनिया के अन्य देश उन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उतनी ही बड़ी क्षमता दूसरा कोई देश स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए चीन बड़े पैमाने पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है, सबसे बड़ा व्यापारी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बनाने की क्षमता चीन में मौजूद है जिसे दुनिया के कोई देश नहीं बनाते। तो इस व्यवहारिकता को समझते हुए सरकारें समझदारी के साथ, दूरदर्शिता के साथ ऐसी नीति निर्धारित करती हैं जिससे देश के रणनीतिक या आर्थिक रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहें, लोगों को सही कीमत पर अच्छे उत्पाद भी मिलते रहें और बाजार की प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। ये संतुलन बनाना सरकार की नीतियों की जिम्मेदारी है। चीन को अगर रोका नहीं जा सकता तो क्या उससे अपने तरीके से काम कराया जा सकता है कि जैसा हम चाहते हैं चीन वैसा काम करे देश में आके? वो बार्गेन करना जरूरी है, और वो बार्गेन सरकारों को सफलतापूर्वक करना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि चीन से जो चीजें आए वो हमारे शर्त पर आए, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, हम सही ढंग से इससे बात करें और उनके साथ समझौता करें। ये पूरी तरह संभव है, लेकिन पहले यह तय करना पड़ेगा कि चीन के साथ करना क्या है। चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना है, चीन को भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा दिए रहना है। चीन के साथ रणनीतिक चुनौतियां बिल्कुल दूसरी हैं, आर्थिक चुनौतियां बिल्कुल दूसरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की जरूरत कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो ये चीजें इतनी आसान है, इतनी बाइनरी नहीं है कि हाँ और ना में तय कर दी जाए। डिप्लोमेसी का एक अलग हिस्सा है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक अलग हिस्सा है, स्ट्रेटेजी या सैन्य या सामरिक या डिफेंस से रिलेटेड चीजों का एक अलग हिस्सा है। हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को एक में मिला देते हैं और ये मानते हैं कि लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसको अगर हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर देंगे तो चीन को उसका नुकसान होगा। वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। ये हुई भारत की बात। क्या आज के समय में वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका हो या फिर यूरोप के देश हो, उनके लिए भी पॉसिबल है चीन का बहिष्कार कर पाना अगर वो चाहें तो? दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसा मैंने कहा, कुछ ही देशों में बनती हैं और उसके पीछे बहुत सारे भौगोलिक आर्थिक कारण होते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। तो इसलिए उनका निर्यात और उनका आयात वहां से होता है, क्योंकि किसी दूसरे देश में उनको बनाने की लागत ज्यादा है, या किसी दूसरे देश में उनको बनाने की तकनीक नहीं है, किसी दूसरे देश में उनको बनाने लायक स्किल नहीं है। तो बहिष्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। अपने बाजार का कितना हिस्सा किसी देश के उत्पादों के लिए खोलना है, कितनी जगह उसे देनी है, ये नीतियां दुनिया के हर देश बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने चीन के सामानों का बहिष्कार नहीं किया कि हम चीन का स्टील नहीं खरीदेंगे, चीन के स्टील पर ड्यूटी बढ़ा दी। ड्यूटी बढ़ा देने से चीन का स्टील महंगा हो गया और देशी कंपनियों को बाजार में खड़े होने का मौका मिल गया। इस तरीके के रास्ते अपनाए जाते हैं और वही रास्ते ये बताते हैं कि सरकार क्या वास्तव में किसी देश के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सही ढंग से रेगुलेट करना चाहती है। तो हमें ये देखना होगा इसके बाद कि क्या भारत सरकार ऐसा कुछ करेगी चीन से आने वाले सामानों के लिए। क्या चीन के से आने वाले सामानों को एंटी डंपिंग पे लाएगी, चीन से आने वाले सामानों को रोकेगी? क्योंकि दुनिया में कोई भी देश किसी भी देश से मिलने वाले सामान को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता, नहीं तो उसको उसका उत्पादन खुद करना होगा। और यदि आपकी जरूरत के मुताबिक और उससे सस्ता सामान दुनिया के किसी बाजार में उपलब्ध है, तो मुक्त बाजार व्यवस्था का यही तो लाभ है कि आप उसे सस्ते दर पर दुनिया से ला सकते हैं। एक अंतिम सवाल, अगर आप मोटा मोटी आकलन कर सकें भारत की अर्थव्यवस्था का और चीन की अर्थव्यवस्था का, कहाँ हम लोग खड़े होते हैं चीन के कंपैरिजन में? चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा बेस है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संदर्भ में चीन की क्षमताएं काफी ज्यादा बड़ी हैं। चीन के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकतंत्र ना होने के कारण उसका लाभ चीन को मिलता है। चीन के बहुत सारे सिस्टम साफ सुथरे और पारदर्शी नहीं है, लेकिन चीन के पास प्राइसिंग की बड़ी पावर है जो कि आमतौर पर भारत के पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी शक्तियां हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी कमजोरियां हैं, और इसलिए उनकी तुलना ऐसे प्रत्यक्ष मैक्रो स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है। हाँ, सेक्टर वाइज हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम फार्मास्यूटिकल में देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, हम स्टील में देखें, अलग अलग क्षेत्रों में,
तो हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा फर्क हमें समझना होगा कि चीन ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने की दृष्टि से तैयार किया और लंबे समय में 25 साल में चीन दुनिया का ग्लोबल एक्सपोर्टर और ग्लोबल फैक्ट्री बन के उभरा, जिसमें ज्यादातर क्षमताएं इसके लिए तैयार की गई थी कि हम दुनिया के बाजारों को निर्यात करेंगे। और इसलिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने चीन में निवेश किया, चाहे वो एप्पल हो या वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां हो, के सबके कंपोनेंट चीन में बनते हैं और वो दुनिया के बाजारों में बिकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भारतीय बाजार को बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, नई तकनीक लाने के लिए, भारत में पूंजी की कमी थी उसको पूरा करने के लिए किया गया। तो दोनों के इकोनॉमिक मॉडल में बुनियादी फर्क है और उस फर्क को समझते हुए ही नीतियां बनाई जा सकती हैं और उस फर्क को समझते हुए ही हमें तय कर पाएंगे कि भारत में किस कंपनी या किस देश के उत्पाद कितने बिकते हैं। शुक्रिया अंशुमान सर इस जानकारी के लिए। इस पॉडकास्ट में आपने बताया कि चीन के सामानों का या चीनी चीजों का दखल हमारे देश में कितना ज्यादा है। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।